तो उनके साथ चलने वाले लोगों ने कहा कि साहब हमें आपसे एक बात पूछनी है। उन्होंने कहा पूछो। कि आज हमने देखा कि आप रास्ते से आ रहे थे, बराबर में गड्ढे में कुछ बच्चे पड़े हुए थे, छोटे छोटे बच्चे। आपने उनमें से एक बच्चे को निकाला, बाकी को वहीं छोड़ दिया। आपने ऐसा क्यों किया और बच्चों को क्यों नहीं निकाला? गौर करना। साहब ने कहा कि उनमें से एक बच्चा उसमें घुटन महसूस कर रहा था, वो जिंदगी से निकलना चाहता था, उसने प्रयास किया, मैंने उसकी आवाज सुनी, इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल दिया। वो जो बाकी लोग हैं वो उसी गड्ढे को अपना घर समझ रहे हैं, उसी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझ रहे हैं, उसी में खुश है। इसलिए जब वो उसमें खुश है, अगर मैं उनको निकालने का प्रयास करूंगा तो वो फिर गड्ढे में कूद जाएंगे। जब वो गड्ढे में कूद जाएंगे तो फिर मैं उनको क्यों निकालूं? जब तक मैं संदेश के तौर पे कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि जिस दिन इनमें से कोई निकलने का प्रयास करेगा, कोई और काशीराम साहब आके इनको इस गड्ढे से निकाल देगा। आज मैं आपको कह रहा हूं, अगर हम इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हैं, हक अधिकार चाहते हैं, तो फिर गड्ढे से निकलने के लिए, गरीबी बेबसी खत्म करने के लिए, फिर आप इस चंद्रशेखर आजाद के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का हाथ पकड़ लो। आने वाले 10 साल में ये गरीबी बेबसी भूखमरी जुल्म जाति की बेड़ियां जड़ से काटने का काम हम लोग कर देंगे। मेरी इस बात को आप लोग याद रखना। सम्मानित भाइयों बहनों, क्योंकि आज बड़ा दिन है, पार्टी का स्थापना दिवस है। देश भर में पार्टी में काम करने वाले लोग अपने मन में सपने लेकर बैठे हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, ये आंदोलन महापुरुषों का आंदोलन है, जो महापुरुषों ने संघर्ष करके आगे बढ़ाया। इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं और हमारी मेहनत जाए नहीं जाएगी। आपका आंदोलन ताकतवर होगा। आज तो सड़कों पर आप लड़ाई लड़ते हो, गरीबों, कमजोरों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों की आवाज बनते हो, बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हो। आने वाले कल में पार्लियामेंट में, असेंबली में भी आपकी आवाज जाएगी और आपकी आवाज के जरिए हुक्मरानों की आंखें खुलेगी, सरकारों नींद से जाएंगी और आपके अधिकार आपको मिलने का काम होगा। सम्मानित भाइयों बहनों, एक लंबी लिस्ट मैंने पढ़ी। ये सब लोग वो लोग थे जिन्होंने इस क्षेत्र में मेहनत की है, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने रखी है, लेकिन मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस देश में पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, सिखों, जैन, बौद्धिस्टों के साथ जो हिंसा होती है, वो हिंसा कोई जरूरी हिंसा नहीं है, उसके पीछे एक साजिश है। इस बात को अपने साथ को समझना पड़ेगा। वो हिंसा इसलिए होती है कि अगर हिंसा में आप लोग नहीं उलझोगे, अगर आपका समय उसमें खराब नहीं होगा, तो आप अपने हक अधिकारों के बारे में सोचोगे, अपनी तरक्की के बारे में सोचोगे, स्कूल कॉलेजों के बारे में सोचोगे, रोजगारों के बारे में सोचोगे। और जब आप हिंसा में उलझे रहोगे तो फिर आपका ज्यादा समय उसमें लग जाएगा। जानबूझ के दंगे भी कराए जाते हैं, जानबूझ के ऐसे कानून भी बनाए जाते हैं, जानबूझ के हमारी मूर्तियों को भी तोड़ा जाता है, जानबूझ के बहन बेटियों का अपमान भी किया जाता है, जानबूझ के हमारे लोगों की हत्या भी की जाती है, क्योंकि हम इसमें उलझे रहे। जिस दिन हम लोग इससे उलझना बंद करके, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में जुल्म जाति खत्म हो जाएगी तो आपकी जिंदगी में सुख शांति आएगी। जब सुख शांति आएगी तो आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी। जब आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी, फिर आप अपने अधिकारों को लेने के लिए संघर्ष करोगे। इसलिए मैं समझता हूं इस षड्यंत्र को हमें समझना है और मानव मानव एक समाज का एक समान के नारे को हमें आगे बढ़ाना, मानवता की बात करनी है। और जिनके पास आजादी के बाद आज तक भी हक अधिकार नहीं है, जिनके पास पक्के मकान नहीं है, जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास उद्योग नहीं है, जिनके पास पीने के लिए साफ पानी
माध्यम से करना है। हम जो यहाँ करना चाहते हैं, एक बार आप उस पर गौर कर लो। यहाँ खो की समस्या है, यहाँ बाढ़ की समस्या है, यहाँ हॉस्पिटल की समस्या है। मेरे एक साथी थे सलीम सिद्दीकी, जब उनकी जान चली गई हार्ट अटैक से, तो उनके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर भाई, अगर यहाँ अच्छा हॉस्पिटल होता तो सलीम भाई जिंदा होते। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि इस क्षेत्र में एम्स जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए, जो गरीबों को भी आसानी से अच्छा इलाज मिल सके। इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है, नौकरी रोजगार करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि हम लोग पहले दिन से इस बात पर लगेंगे कि यहाँ इंडस्ट्री एरिया रख के यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलने का काम हो, उनकी जेब में पैसा आए, उनके माँ बाप की जिंदगी बदले, उनके घरों की जिंदगी बदले। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम हम लोग करेंगे। जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं, उनकी ठेकेदारी की नौकरी को पक्की नौकरी दिलाने के लिए पहले दिन से हम लोग जो है पार्लियामेंट में अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे। बैंकलोर जो खाली है उस बैंकलोर को भरवाने का काम करेंगे। प्रमोशन इन रिजर्वेशन SC ST के साथ साथ OBC के कर्मचारियों को दिलाने के लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मिलना चाहिए। हम लोग इस क्षेत्र में उद्योग लगाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन को भी हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन हमारा बड़ा मुद्दा रहेगी कि हम पुरानी पेंशन पर चर्चा कराएं। महिलाओं के लिए जो आपको पेंशन मिलती है 500 रुपए, विधवा विकलांग वृद्धा, इस पेंशन को बढ़वा के 5000 रुपए कम से कम पेंशन मां बहनों को दिलाने का काम करेंगे। उनके साथ साथ महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग की व्यवस्था करा के घर पे ही 10-20 हजार रुपए का रोजगार हम बहन बेटियों को दिलाने का काम करेंगे। आज मैं देखता हूं मेरी माओ को घर चलाने के लिए खेतों में जाके मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, भट्टों में जाना पड़ता है, कोल्हू में जाना पड़ता है, पूरे दिन गर्मी में सहना पड़ता है। उनके हाथों में लाइनें भी बढ़ गई है। जो कुदरत ने लाइनें पैदा की हैं उससे भी 100 लाइनें उनके हाथों में बढ़ गई है। इस बेबसी की जिंदगी को ज्यादा दिन हम लोग नहीं रहने देंगे। इस बेबसी की जिंदगी को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। एक बड़ी समस्या नगर निगम में जो ठेकों की है, उस पर मैं पहले कह चुका हूं कि समान काम समान वेतन हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। अब मेरी बात पे आप गौर करो। जब इस देश में नेताओं को, अधिकारियों को पुरानी पेंशन मिलती है, तो कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप लोग बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो 500 रुपए पेंशन मिलती है महिलाओं को, 500 रुपए में अच्छा जूता भी नहीं आता, क्या उनकी पेंशन 5000 रुपए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ। होनी चाहिए। आशा कार्यकर्ता को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, भोजन माता को, मैं एक गांव में गया था, बैताब का गांव है वो, एक बहन मुझे वहां मिली, उसने कहा बहुत कम वेतन मिलता है। मैंने उनसे वादा किया था कि पार्लियामेंट में जाके आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माताओं के लिए बढ़िया जो है उनके वेतन वृद्धि कराने के काम के लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे, उनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। अब इस देश में जो चल रहा है उसमें भी बात करते हैं। अब इस देश में आपने देखा पैसे के आधार पर सत्ता और सत्ता के जरिए पैसा का कितना बड़ा खेल सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए का जनता चंदा भारतीय जनता पार्टी ने ईडी लगवा के, CBI लगवा के तमाम कंपनियों से लेने का काम किया और उसी पैसे को चुनाव में खर्च करके सत्ता में आने का काम किया। अभी अभी इनका झूठ बेनकाब हुआ कि किस तरह से सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग किया। आप महसूस करो, पहले सरकारी नौकरी आती थी, अब सरकारी नौकरी बाद में आती है, पहले पेपर लीक हो जाता है। अभी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ, 48 लाख बच्चों ने दिया और
खत्म करने का काम किया। इसी तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे आरक्षण का घोटाला करके पिछली भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके मंत्री ने किया। 20,000 बच्चे सड़कों पे लड़ रहे थे। मैंने उस आंदोलन में 4 दिन संघर्ष किया। 6,800 नौकरियां उनकी जारी कराने का काम किया। जब 6,800 नौकरियां उनको मिली, वो बड़े खुश हो गए, रोने लगे, गले लग गए कि भैया आपने नौकरी दिलवा दी। और जब उनके चेहरों पर खुशी आई तो सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, कोर्ट से स्टे करवा के उनकी नौकरी छीनने का काम किया। मैं उन सबको भी कह रहा हूं, आपकी नौकरी आपको दिलाने का काम हम लोग करेंगे, आप चिंता मत करो। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता में बहुत ताकत है। आप यहां से जाके पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते हो। आपके द्वारा चुना हुआ नेता पार्लियामेंट में जाके बोलेगा। जब वो पार्लियामेंट में जाके बोलेगा, यहाँ की समस्याओं को बताएगा, तब वहां बैठी सरकार को ये समझ आएगा कि इस क्षेत्र में समस्या है, तब वो आपके लिए बजट अलॉट करेंगे, तब आपके क्षेत्रों में काम होगा। आपने कई लोगों को सांसद बनाया, क्या आपने कभी देखा कि उन्होंने पार्लियामेंट में जाके क्षेत्र की आवाज उठाई? ईमानदार से बताओ, कभी देखा? इसका मतलब आपकी वोट से उन्होंने अपना भला तो किया, लेकिन आपका भला नहीं किया। हम तो विजन के साथ आए हैं, जो विजन सदगुरु रविदास जी महाराज ने दिया। कौन सा विजन? कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन और छोटे बड़े सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए साफ पानी की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी की हत्या ना हो, सब लोग खुशहाल हो। उस राज को नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज। बिना गम का राज आए, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति खुशहाल हो। उसी राज को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिखे गए हैं कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसलिए भारतीय संविधान को आज बचाने की जरूरत है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान दिया। बयान ये था कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान को बदल लेंगे। मैं धरती से कहना चाहता हूं नगीना की प्रधानमंत्री जी को की तरफ इशारा करते हुए, उनको समझाते हुए, पूरी आरएसएस, पूरी भारतीय जनता पार्टी जितने जोर है लगा लो, जितने जोर है लगा लो। संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है। संविधान की तरफ अगर आप उठा के भी देखी तो इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल के रख देंगे। ये संविधान आरएसएस के लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, कभी पसंद नहीं किया। शुरू के दिन से इस संविधान को गलत साबित करने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। आज वही लोग बाबा साहब की फोटो लगा के हमारी वोट को अपने पाले में लाने के लिए हमारी बस्तियों में घूम रहे हैं। उनको सावधान रहना है। वो बाबा साहब की फोटो दिखा के और 2 किलो 4 किलो राशन देके हमारे वोट के हथियार को, जो हथियार बाबा साहब दे गए हैं, उस हथियार को अपने पाले में लाने का काम करना चाहेंगे, जिससे कि भारतीय संविधान को कमजोर कर सके। क्या आप भारतीय जनता पार्टी की मदद तो नहीं करोगे? दोनों हाथ लगा के बताओ। अगर आपका रिश्तेदार भी भारतीय जनता पार्टी में आया तो उसकी मदद तो नहीं करोगे? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देश में बहुत लंबे समय से हमारा आंदोलन, जो महापुरुषों का आंदोलन चल रहा है, 100 साल से ज्यादा हो गए और 100 साल में हम यहाँ तक आ पाए हैं। अभी बहुत काम बाकी है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। आज हमारे अधिकारी कर्मचारी दफ्तरों में जातिवाद के शिकार होते हैं। कल ही मैंने एक दरोगा का वीडियो देखा जो कह रहा था कि मेरे साथ मेरा अपमान हो रहा है, मुझे जाति का शोषण करना पड़ रहा है। यानी कि इस देश में अभी भी हमारी सामाजिक हैसियत नहीं बदली। मैंने तो लंबे समय से उनको भी कहा कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ। जब आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपका
साइड बाग बना के लोगों